दिल्ली की सड़कें जहां आपको हर एक दूसरे इंसान के पास एक टू व्हीलर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आप सोच सकते हो एक दिन ये सब गायब हो जाएंगी? हाँ, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत यही प्लान कर रही है। लेकिन क्या इतनी बड़ी टू व्हीलर मार्केट को डिस्टर्ब करना फीसिबल है या नहीं? चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 का टारगेट है कि 2027 तक 95% नए रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक हो जाएं। चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो थ्री व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो। ये पॉलिसी अगस्त 2025 से एनफोर्स होने वाली है और पिछली ईवी पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। दिल्ली दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज में से एक है और व्हीकल्स स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स पावर्ड यानी पेट्रोल से ड्रिवन वाले व्हीकल्स जैसे कार्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स ये मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं इस पोल्यूशन में। लेकिन क्यों सरकार सबसे पहले टू व्हीलर्स पर अपनी तलवार लटका रही है? तो ये बात तो आपको पता होगी कि इंडिया ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट है और यहाँ पर ही इंडिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स बेचे और प्रोड्यूस किए जाते हैं पूरी दुनिया में। और बात करें दिल्ली की तो यहाँ भी मेजॉरिटी व्हीकल्स में आपको टू व्हीलर ही दिखेंगे। और 2021 की डेटा की रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली के अंदर 8.2 मिलियन टू व्हीलर्स थे, यानी 80 लाख से भी ज्यादा। और अगर हम अभी रिसेंट 2025 में देखें तो ये टू व्हीलर्स का नंबर 1 करोड़ तक पहुंच चुका है सिर्फ दिल्ली में ही। और ये नंबर जब न्यू व्हीकल्स ऐड होते रहे और पुराने स्क्रैप करने के बाद। और ये नंबर सिर्फ दिल्ली के लिए है। और ये कितना बड़ा नंबर है उसका आइडिया के लिए हम बात करते हैं जापान की। जापान में जो टू व्हीलर्स हैं तो 2023 के अंदर 1 करोड़ टू व्हीलर्स थे जापान के अंदर, यानी दिल्ली के टू व्हीलर्स नंबर के आसपास। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो पूरी कंट्री में अमेरिका के अंदर सिर्फ 88 लाख टू व्हीलर हैं, यानी दिल्ली के टू व्हीलर से भी कम। तो इससे पता चलता है हमारे देश की कैपिटल में ही इतने सारे टू व्हीलर्स हैं, जो एक पूरे देश की टू व्हीलर मार्केट से भी ज्यादा है। और हमारे देश में 88% टू व्हीलर्स ICE इंजन वाले हैं जो पेट्रोल से चलते हैं। सिर्फ 12% ऐसे टू व्हीलर्स हैं जो इलेक्ट्रिक हैं। ये रेशियो पूरे इंडिया का है, लेकिन इसके सिमिलर ही दिल्ली के लिए भी ले सकते हैं। तो दिल्ली में भी 88% टू व्हीलर्स अभी भी पेट्रोल से चलने वाले हैं और सिर्फ 12% हैं जो इलेक्ट्रिक हैं। इससे ये पता चलता है कि भले ही ईवी मार्केट में टू व्हीलर ज्यादा सेल हो रहे हैं, लेकिन ये नंबर इतना बड़ा नहीं है। और 88% लोग आज भी पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलर्स लेना चाहते हैं। तो सरकार फिर इतना बड़ा कदम क्यों ले रही है? और मैं जानता हूँ ये बिल अभी भी पास नहीं हुआ है और अभी इस पे चर्चा चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लान तो कर रहे हैं ना। तो फिर क्यों इतने बड़े टू व्हीलर मार्केट को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग करी जा रही है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? सबसे पहले ईवी पॉलिसी 2.0 को और अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज तो मैंने आपको बताई थी पहले ही कि गवर्नमेंट चाहती है कि 2027 तक दिल्ली में 95% न्यू रजिस्ट्रेशंस इलेक्ट्रिक हों, जो कि मुझे बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगता है। इसलिए ही सबसे पहले शुरुआत वो टू व्हीलर से हो सकती है। वैसे गवर्नमेंट CNG ऑटो रिक्शा, MCD, NDMC और दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियां या कूड़ा उठाने वाली वैन्स, ट्रक को भी ईवी करने के प्लान में है। और उसमें दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस भी प्रेजेंट CNG बसेस को रिप्लेस करेंगी। लेकिन इन सबको मिलाकर भी इतना बड़ा नंबर नहीं बनता। अगर हम CNG ऑटो रिक्शा की ही बात करें तो दिल्ली में प्रेजेंट में 90,000 यानी 90,000 रजिस्टर्ड CNG ऑटो रिक्शा हैं, जो कि इतना बड़ा नंबर नहीं है जो टू व्हीलर मार्केट का है। और फिर टू व्हीलर के लिए ये प्लान इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि ईवी इंडस्ट्री में भी जो सेगमेंट सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का ही है। और इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मार्केट 33% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। और ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल को भी देखते हुए ये पता चलता है कि 59% जो ईवी मार्केट है वो टू व्हीलर्स की है। बाकी 41% फिर फोर व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड कमर्शियल गाड़ियां हैं जो ईवी की हैं। यानी कि ईवी मार्केट में भी टू व्हीलर्स ज्यादा सेल्स हो रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर ईवीज। और ये ज्यादा प्रैक्टिकल भी साबित हो रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन बाकी सेगमेंट के हिसाब से ज्यादा प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी एकदम से नॉर्मल पेट्रोल टू व्हीलर्स को एकदम बैन कर देने से बहुत सारी दिक्कतें और चैलेंजेस आ सकते हैं। और वो चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं। दिल्ली की ऑटोमोबाइल मार्केट में 1 करोड़ टू व्हीलर्स और इनमें से ज्यादातर पेट्रोल पे चलते हैं। सिर्फ 12% टू व्हीलर्स अभी तक इलेक्ट्रिक हैं, ये मैंने आपको अभी तक बता दिया है। लेकिन अगर बैन लगता है तो होंडा, हीरो, बजाज, TVS, रॉयल एनफील्ड, यामाहा, KTM एटसेट्रा का क्या होगा? जो मोस्टली पेट्रोल व्हीकल्स बनाते हैं उनका क्या होगा? कभी आपने सोचा है? इनमें से कुछ ब्रांड्स के पास तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है भी नहीं, और जिनके पास हैं जैसे कि हीरो के पास है सिर्फ वीडा,
या बजाज के पास है चेतक और टीवीएस के पास है iQube। लेकिन जितने भी ये ऑप्शन है इलेक्ट्रिक ऑप्शन इन बड़े बड़े ब्रांड के पास, वो अभी काफी लिमिटेड हैं और मोस्टली के पास सिर्फ आपको स्कूटर से देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात करें या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बात करें तो वो अभी तक नहीं है। सिर्फ कुछ ब्रांड है जैसे कि अल्ट्रावायलेट जो कि बाइक बनाते हैं ईवी मार्केट के अंदर, और ऐसे कोई अच्छा ब्रांड नहीं है जो कि मोटरसाइकिल बनाए। सिर्फ एक ब्रांड है अल्ट्रावायलेट, लेकिन उनकी बाइक्स थोड़ी स्पोर्टी हैं, ज़्यादा एक हाई रेंज को टारगेट करती हैं, तो वो थोड़ा मिडिल क्लास के लिए फीसेबल नहीं है और वो एक कम्यूटर बाइक के लिए भी नहीं है। उन्होंने प्लान करे हैं बहुत से ब्रांड्स ने, जैसे कि ओला ने प्लान करा है, एथर ने भी प्लान करा है, लेकिन वो अभी आने में उनको टाइम लगेगा। बात करें और दूसरे फैक्टर्स की तो कॉस्ट फैक्टर भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जैसे कि ओला और एथर जैसे ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप स्टार्टिंग रेंज ही देखो तो उनकी 1,10,000 से 1,20,000 से शुरू होती है, जो एक स्प्लेंडर या एक्टिवा से थोड़ा ज़्यादा महंगा बैठता है। चलो ये प्राइस भी अगर हम झेल लें, फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिलायबिलिटी को लेकर आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है, तो इसका भी बड़ा इशू है। और बहुत से लोगों का जिस पे डिपेंडेंसी है रोजगार को लेकर, जो कि टू व्हीलर से रोजगार करते हैं, जैसे कि हमारे डिलीवरी बॉय, जोमेटो, स्विगी, रैपिडो वाले, उनका क्या होगा? डायरेक्ट हम उन डिलीवरी बॉय से ही जानते हैं। अगर ऐसा हो गया, ईवी पॉलिसी 2.0 आ गई, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस फेस होंगे, क्या उनके लिए बेनिफिट होगा या फिर ये उनके लिए नुकसान होगा? तो हमारे पास भाई है, भाई आपका नाम? भाई गोलू। गोलू भाई हमारे पास है जो स्विगी में काम करते हैं। तो गोलू भाई से जानते हैं कि अगर ईवी 2.0 पॉलिसी आई तो उसके बाद इनका क्या नुकसान हो सकता है या फायदा है, क्या है? तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार लेके आ रही है ईवी 2.0 पॉलिसी, जिसके तहत अगले साल से जितनी भी टू व्हीलर हैं जो पेट्रोल से चलते हैं वो बंद कर देगी। तो आप जैसे कि आपके पास स्प्लेंडर है जो पेट्रोल से चलती है, तो अगर वो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ मिलेंगी तो आपके लिए मतलब फायदा है या नुकसान है, उसमें क्या है आपका? मतलब काम हो पाएगा आपका उससे? इसमें काम नहीं हो पाएगा, वो 80 किलोमीटर चलती है, 150-200 किलोमीटर चलती है। मतलब रेंज का इशू है उसमें। हाँ, उसमें नुकसान हो जाएगा, इसमें तो फायदा क्या है, टाइम पर ही नेट क्लियर आ सकता है आपका। और वो कहाँ लेके घूमेंगे, वो बैटरी वाली है, कहीं चार्जिंग पॉइंट होता कहीं नहीं होता, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे काम चल पाएगा। इससे लिए पेट्रोल वाली बढ़िया हो। अच्छा, तो भाई आपने सुना कि मतलब अगर पेट्रोल वाली है तो उससे आपकी रेंज की एंजाइटी नहीं रहती, कहीं भी पेट्रोल डलवाया चल दिए। लेकिन इलेक्ट्रिक वाली जो गाड़ियाँ रहती हैं उसमें आपको रेंज की एंजाइटी रहती है, कहीं चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उसको चार्जिंग करने के लिए घर में जगह होनी चाहिए चार्जिंग करने की, या खड़ी अंदर खड़ी हो। होता नहीं होता तो बाहर भी गाड़ी कर सकते हैं, जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, कहीं से भी ले आ सकते हैं। भाई कभी इमरजेंसी होती है, इसमें चार्ज ही नहीं है, चार्ज करो 1-1.5 घंटा। लेकिन कहीं ना कहीं वो फायदेमंद नहीं रहेगी कि उसमें आपको मतलब इतना जो पेट्रोल खर्चा जो होता है वो बच जाएगा उसमें। कुछ नहीं बच जाएगा, बात तो वहीं आ जाएगी ना। इलेक्ट्रिक वाली होती है वो तो काफी महंगी होती है, ऐसे सस्ती होती है स्प्लेंडर। क्या कम की है, वो तो 1-1.5 के आसपास मिलती है, 20-25 हज़ार की। तो वो थोड़ी महंगी भी पड़ जाती है, मतलब लेना उसको मुश्किल भी होता है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए या चार्जिंग पॉइंट लगाए और थोड़ा सा उस पर और ज़्यादा थोड़ा बजट को लो लेके आए। जैसे कि जो एंट्री लेवल स्प्लेंडर या एक्टिवा आती हैं उनसे कम, मतलब उस प्राइस में मिल जाए या उसकी कम प्राइस में मिले, तो जब थोड़ा बेनिफिशियल होगा और थोड़ी सी रिलायबिलिटी बन जाए और थोड़ी रेंज भी बढ़ जाए उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो फिर हमारे जैसे भाई जैसे हो गए जो जोमेटो स्विगी में काम करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आज इंडिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसी रोजगार पर डिपेंडेंस है। थर्ड पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी दिल्ली में एडुक्वेट चार्जिंग स्टेशन नहीं है। ज़्यादातर लोगों को घर पे ही चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन हर किसी के पास घर के बाहर चार्जिंग फैसिलिटी नहीं होती। यहाँ तक कि दिल्ली में तो आपके पास पार्किंग की फैसिलिटी भी नहीं होती, जहाँ पे तंग गलियाँ होती हैं वहाँ पर आप घर के बाहर स्कूटी बड़े ही मुश्किल से खड़ी करते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वैसे पब्लिक अडॉप्ट करने लगी है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी रिलायबल नहीं है या फिर पब्लिक थोड़ा डरती है, कतराती है। मैं उन जो प्राउड ओनर हैं उनसे ही पता कर लेता हूँ कि ऐसा क्यों है। सर है हमारे साथ, उनके पास एथर रिस्टा है, उनको बताएंगे अपनी कहानी, उन्होंने क्यों बाय कर रखी है और उससे अभी भी उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। गाड़ी अच्छी है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अच्छी चलती है, लेकिन 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर के अलावा कम से कम 150 किलोमीटर हो, इसका प्राइस इसका बढ़ जाए वो चलेगा। लेकिन 100 किलोमीटर से क्या 90 में ही ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। इसके बाद हम NCR लोकल में चल सकते हैं, इसके अलावा हम कहीं और जाते हैं, अदर जाते हैं, तो ये कामयाब नहीं है। और चार्जिंग के लिए भी फिर 10 जगह से चाहिए अंदर खड़ी है। जिनके लिए क्या है, या तो कोई पॉइंट हो या पार्किंग में हो, घर में है जिसकी जगह नहीं है, छोटी गलियां हैं, वो नहीं हो पाता है। तो आधी से ज्यादा जनता ऐसी जिनकी में जगह नहीं है, का सॉल्यूशन होता है तो बहुत बेस्ट है और अच्छा चलेगा। तो ईवी 2.0 पॉलिसी जो आ रही है वो ठीक रहेगी, लेकिन ये सब चीजें सरकार को करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, आनंद आता है चलाने में। मेरे पे दूसरी बाइक भी है, देखो उसको नहीं चलाता, मैं इसको ही चलाता हूँ।
लेकिन अगर मेरे को कहीं जाना है 100 किलोमीटर भी जाना है तो अप डाउन करना है तो उसके लिए चार्जिंग के लिए दिक्कत है मेरे को। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है जो कि सरकार को देखनी चाहिए। इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, तो जैसे मैंने बताया जहां आपकी डिलीवरी बॉय जॉब्स भी इफेक्ट हो सकती हैं, वैसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी लाखों जॉब्स हैं जो डिपेंडेंट हैं पेट्रोल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग पर। अगर डिमांड गिरती है तो ले ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा उनके ऊपर। फिफ्थ पॉइंट आता है कल्चरल एंड इमोशनल कनेक्शन विद पेट्रोल बाइक्स। हाँ जी, मैं सिर्फ अभी कम्यूटर बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात आती है जो कि थोड़े एंथुजियास्टिक पर्सन हैं जो कि बाइक बाय करते हैं उसकी फील के लिए, उसको चलाने के लिए, जैसे कि रॉयल इनफील्ड हो या केटीएम जैसी बाइक्स हो या ट्रायम्फ की बाइक हो या जो भी हाई एंड मोटरसाइकिल्स है उनकी बात करें तो। क्योंकि जो भी ये बाइक बाय करते हैं वो एक बाइक बाय नहीं करते बल्कि वो एक एक्सपीरियंस बाय करते हैं जिसमें आपको इंजन की साउंड, एग्जॉस्ट साउंड और वो मज़ा जो कि एक आईसीई इंजन में मिलता है वो लेना चाहते हैं। तो ईवीज में ये नहीं मिलेगा। सो ये सब तो चैलेंजेस हैं। बाकी आप भी मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं इस ईवी 2.0 पॉलिसी के आने के बाद हो सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हमारी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है और इसे कैसे लेकर आना चाहिए, क्योंकि ईवी है तो फ्यूचर ही और कभी ना कभी ये होने वाला ही है। तो पहले स्टेप होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। लोगों के पास ना प्लेसेस नहीं है खड़ी करने के लिए अंदर घर में, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट या तो घर के अंदर होगा। आधे से ज्यादा दिल्ली के अंदर अभी जितने भी व्हीकल्स हैं वो गलियों में या तो बाहर खड़े होते हैं जहाँ पर चार्जिंग कनेक्शन नहीं होता है। तो अगर गवर्नमेंट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे और थोड़ी सी रेंज वगैरह और लाइबिलिटी बढ़ जाए तो ये स्कूटर्स ईवी हो सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रेजुअली, मतलब इसका अगर फेज वाइज आए ईवी 2.0 पॉलिसी तो वो तो ठीक है, लेकिन इंस्टेंट लाना बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हो सकता है और बहुत ज्यादा चीजें इससे बिगड़ सकती हैं। यानी ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाना और अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन देना, क्योंकि बहुत से लोगों के बजट से बाहर भी हो जाती है। और दूसरा ऑप्शन है कि हम हाइब्रिड मॉडल्स लॉन्च कर सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल्स को प्रमोट करना एक अच्छा ब्रिज है। अभी जैसे कि सीएनजी ऑप्शंस भी आए थे मार्केट में, सीएनजी बाइक आई थी फ्रीडम बजाज की, वो भी एक अच्छा फीसेबल ऑप्शन था। ऐसे ही धीरे धीरे पूरी तरह से ईवी अडॉप्शन फीसेबल नहीं होगा, इसलिए हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको लेकर आना चाहिए। 7th चीज है कि ब्रॉडर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, एड्रेसिंग नॉन व्हीकुलर पोल्यूशन सोर्सेज। लेकिन पोल्यूशन सिर्फ व्हीकल की वजह से नहीं होता। स्टबल बर्निंग और कंस्ट्रक्शन डस्ट भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। गवर्नमेंट को इन इशू पर भी फोकस करना होगा, ना कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट या फिर व्हीकुलर पॉल्यूशन की तरफ। एक्सपेंडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, मेट्रो नेटवर्क एक्सपैंड करना और इलेक्ट्रिक बसेस का यूज बढ़ाना पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखिए, ईवी फ्यूचर तो है लेकिन ये ट्रांजिशन ग्रेजुअल होना चाहिए, ना कि सडन बैन से डिस्टर्ब किया जाए। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग करे तो ये पॉसिबल है, लेकिन बिना ग्राउंड वर्क के ये पॉलिसी सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस पॉलिसी के बारे में? क्या दिल्ली गवर्नमेंट का ये स्टेप सही डायरेक्शन में है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है और ऐसी कंटेंट लाने की एक सहानुभूति मिलती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।